हेलो बच्चों। तो आज एक टॉपिक है जिसे कहते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब कि हमें फिजिक्स में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसमें पेंडुलम दिया होगा आपको। ठीक है, और उस पेंडुलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12। ठीक है, क्वेश्चन ये बनाया गया है, टू स्मॉल स्फेयर्स ईच हैविंग मास m kg, चार्ज q are suspended by a point mass by a point as shown. Prove that at equilibrium q square equal to 4 mg l square sine square theta tan theta into 4 pi epsilon naught। ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों क्वेश्चन है। और इस पैटर्न पे, इस पेंडुलम प्रॉब्लम पे आपको और भी कई सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी इस चैप्टर में, और बल्कि आगे भी मिल सकती हैं, क्योंकि कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे कि पेंडुलम प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक कोई रिजिड सपोर्ट है, वहाँ से एक पेंडुलम को हमने सस्पेंड किया है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर दो बॉल हैं। ठीक है, जिन पे कुछ चार्ज रखा है। जैसे एक बॉल ये कह सकते हैं आप, एक इसे ये कह सकते हैं, दोनों चार्ज्ड स्फेयर हैं, चार्ज बॉल है ये। ठीक है, चार्ज दोनों का क्यू है, सेम चार्ज है। एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो ये नीचे रही होंगी, वर्टिकल में रही होंगी। ठीक है, और जब इनमें रिपल्शन हुआ होगा तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा, ये बॉल ऐसे दूर होना शुरू हुई होंगी। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन होगा, इनके बीच में सेम चार्ज है, तो कुलॉम्स का रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो जब ये दूर होंगी तो इनके बीच में एंगल बढ़ेगा। ठीक है, फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी, देखो बच्चे होगा क्या कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा होगा, क्योंकि जो स्फीयर है, इसका जो वेट है mg, वो डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। थ्रेड में एक टेंशन भी लग रहा होगा अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, और एक रिपल्सिव फोर्स होगा इनके बीच में। तो जब आप अभी हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से ये इक्विलिब्रियम में आएगा। तो जब इसमें रिपल्शन होगा तो ये थोड़ा दूर हटेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जो वेरियस फोर्सेस इस पे वर्क कर रहे हैं, जब वो बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, तब ये उसके बाद एक सिचुएशन में आकर इस तरीके से ये ऐसे स्टेबल हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में समझ लीजिए आपकी सिचुएशन ये होगी, स्टार्टिंग में दोनों स्फीयर बहुत पास पास रहे होंगे, जैसे रिपल्शन बढ़ेगा ये दूर हटे होंगे, फिर एक जगह पे आके ये रुक गए होंगे, क्योंकि बाकी की फोर्सेस जो काम कर रहे हैं इस पे, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन का फोर्स जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस किया होगा, तो यहाँ पे आके ये रुक गए हैं। तो आपको मैंने जो सिचुएशन दिखा रखी है वो दिखा रखी है जहां पर आकर ये अभी इक्विलिब्रियम में आ गया है सिस्टम। ठीक है बच्चों, सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है, देखो कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम इस पे जरा फोर्सेस को एक बार रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे जो है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि भाई देखो बच्चों, जो इसमें जो इसमें वेट होगा इसका mg, वो होगा डाउनवर्ड। ठीक है, वेट तो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वेट mg ऐसे काम करेगा। ठीक है, टेंशन जो होगा दैट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी ये है तो टेंशन इससे दूर काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा अब देखो हमने क्या बोला कि भाई एक स्टार्टिंग में ये ऐसे रही होगी बॉडी, है ना, थ्रेड ऐसे रहा होगा, फिर थ्रेड यहाँ से इधर डिस्प्लेस हुआ रिपल्सिव फोर्स की वजह से, तो थ्रेड ने इस यहाँ से यानी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा एंगल पे थ्रेड को थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ा। तो ये एंगल यानी थीटा है यहाँ पर थ्रेड का, जो ओरिजिनल पोजीशन से दिखाई दे रहा है आपको। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम इसको जरा टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्यों करेंगे रिजॉल्व, क्योंकि टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है एक तरह का। ठीक है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी इसको अगर वो किसी एंगल पे वर्क कर रही है तो उसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास 11 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, बहुत सब लोग आई थिंक इसे जानते होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा भाई, है ना। तो अगर ये थीटा है, अगर टेंशन का ये एंगल थीटा है बेस के अलोंग, तो टेंशन का कंपोनेंट बेस के अलोंग क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली टी कॉस थीटा होगा। और जो ये वाली साइड है, इसके अलोंग कितना होगा कंपोनेंट टेंशन का, तो ये होगा आपका बच्चों टी साइन थीटा। ठीक है, तो हमने टेंशन को रिजॉल्व कर लिया। टेंशन का एक कंपोनेंट
टी कॉस थीटा, जहाँ थीटा है उसके अलॉन्ग क्या आएगा, टी कॉस थीटा, जहाँ थीटा नहीं है वहाँ क्या आएगा, टी साइन थीटा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिए, ये पहला काम किया, ठीक है। अच्छा, अब जरा बच्चे एक चीज सोचिए कि यहाँ पे चार्ज क्यों है इस स्फेयर का, इसका भी चार्ज क्यों है, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा। अगर मैं ये निकालूं कि फोर्स ऑन चार्ज स्फेयर बी ड्यू टू चार्ज स्फेयर ए, तो वो रिपल्सिव होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोर्स ऑन स्फेयर ए बी ड्यू टू स्फेयर ए विल बी इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब बी वाले स्फेयर पे ए की वजह से जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, तो अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करेगा, यानी राइट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये एफ बी ए लग रहा है। यही जो काम हमने यहाँ पर किया है, जो हमने यहाँ कंपोनेंट रिजॉल्व करे, सेम बच्चों हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी साइड कर लीजिए, एक साइड से ही हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इतना सफिशिएंट है। चलिए अब क्या करते हैं, जितने कंपोनेंट रिजॉल्व करे हैं जरा इनको बैलेंस कर लेते हैं। अगर ये बच्चे इक्विलिब्रियम में है तो सीधी सी बात है कि जो टी कॉस थीटा होगा वो बैलेंस करेगा वेट एम जी को, और जो टी साइन थीटा होगा वो बैलेंस करेगा इस रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स को, ठीक है। भाई देखिए वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल से जो है वो बैलेंस होता है, और हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल से बैलेंस होता है ना। तो चलिए कर लेते हैं इनको इक्वल। तो हम इसे लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल टू, नीचे क्या है इसका वेट एम जी, ठीक है। अच्छा, और हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो टी साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, एफ बी ए के इक्वल आएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास टी साइन थीटा इक्वल टू एफ बी ए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लेते हैं जरा इसको हम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। सो वी कैन राइट टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, ठीक है। एफ बी ए लिखे आप लिखे एक ही बात है। ये बन जाएगा आपका टी से टी कैंसिल हो गया है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। सो वी राइट टेन थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, ठीक है। एक तो हमें ये रिलेशन मिला कि जो टेन थीटा है वो एफ बाई एम जी के इक्वल है। और देखो बच्चों, यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी मिलता है। देखो बच्चों, मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं कि क्वेश्चन को केवल सॉल्व करा दूं मैं आपको, जो यहाँ लिखा है प्रूव करने के लिए वो ला दूं, वो तो बच्चों हम ले ही आएंगे। पर हमें इसके साथ साथ कुछ चीज़ें समझनी है ऐसी जो हमारे क्वेश्चन में हमें कुछ और कंक्लूजन भी देती हैं, जो हमें ये बताती है कि कुछ और अगर मान लीजिए क्वेश्चन बन के आता है यहाँ से तो हम उसको कर पाएँ। यानी हमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट में जाना है हमको। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो टेन थीटा है वो मास के साथ कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी समझ में आता है हमको कि अगर हम ये जो हमने पेंडुलम जो हमने सस्पेंड किया है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा या दो तीन चार हमारे पास अगर पेंडुलम है, ठीक है, कई सारे पेंडुलम हमने सस्पेंड किए हुए हैं, तो उनके बीच में हम एंगल्स का रिलेशन अगर हम देखें तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एंगल कैसा होगा, कम होगा। अभी तो हमने यहाँ पर मास सेम लिए हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमने मास क्या लिया, दोनों का सेम लिया है। इसका भी बच्चों मास m है और इसका भी मास क्या है, m है, ठीक है। सबके मास क्या लिए हमने, m लिए हैं। तो अभी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों के लिए एंगल थीटा सेम आ रहा है। जितना एंगल इसके लिए थीटा बच्चों उतना उसके लिए थीटा है। और जहाँ पर हमारा मास अलग होगा, ठीक है, वहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग आएगी। तो यहाँ से याद रखेंगे आप, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड में, जो थीटा है और जो मास है वो दे आर नाउ इनवर्सली। हमें यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है, ठीक है। अच्छा, इतना आप जरा एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए इसका। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हमें लाना क्या है, हमें लाना है क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब हमारे लिए जो मेन टास्क है वो ये है कि जो एफ है यहाँ पर, एफ क्या है यहाँ पर, कूलॉम फोर्स है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस में रिपल्शन हो रहा है, कूलॉम फोर्स निकाल सकते हैं। कूलॉम फोर्स आई थिंक सबको पता है क्या होता है कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला। तो कूलॉम फोर्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। कूलॉम फोर्स होता है हमारे पास एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो F की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं
के आपका ऐसे ही रहेगा, या के को आप लगा सकते हैं या तो बाद में वैल्यू उसकी। अभी फिलहाल दोनों चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है भैया आर क्या है। आर होता है बच्चों दो चार्जेस के बीच में गैप। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो इनमें गैप कितना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको कुछ मान लेते हैं। अभी आप यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कुछ मान लो, ठीक है, या नहीं भी मानना चाहते हो तो हम अभी फिलहाल इसको बी से ए तक की डिस्टेंस लिख देते हैं। यहाँ पर वी राइट ए बी का स्क्वायर। अभी हम फोर्स को ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए से बी कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ तक के स्टेप में हम लोग थे। देखिए ये यहाँ से फोर्स आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। अब हमारा टारगेट ये है कि ए बी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें। तो देखो ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, यहाँ पे देखिए आप ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। बी ये है, ओ ये है, सी ये है। ट्रायंगल बी ओ सी को अगर हम लें तो इसमें अगर हम साइन थीटा फाइंड कर लें तो साइन थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। थीटा ये है तो सामने होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपके पास सी बी, ठीक है। सी बी मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया आपका ओ बी या बी ओ, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो यहाँ से सी से बी आप निकाल सकते हैं। इट इज ओ बी साइन थीटा। और ओ बी क्या है भाई, ओ बी तो एल है। ओ से बी क्या है, लेंथ ही तो है एल की, साइड की। तो एल साइन थीटा ये आपके पास आ गया। और सी से बी, अगर सी से बी आ गया तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम ए से बी निकाल सकते हैं। भाई ए से बी क्या होगा, डबल ही तो होगा इसका। भाई हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये पता है ना। तो ये और इसमें इतनी ऐड कर लेंगे। तो बच्चों देखो ए से जो बी है हमारा आ गया 2l साइन थीटा, हमने इसको ट्वाइस कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से जो टेन थीटा वाली इक्वेशन थी हमारे पास ना, उसमें इसको यूज कर लेंगे। तो टेन थीटा कितना आया था हमारे पास, एफ अपॉन एम जी, ठीक है भाई। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो एफ की वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है के क्यू स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ लगा दीजिए आप के क्यू स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, एम जी हो जाएगा। ए से बी अभी निकाला है आपने, तो यहाँ से आप के क्यू स्क्वायर को निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम जी इंटू टेन थीटा। ए बी की लगा दीजिए वैल्यू, तो ए बी हो जाएगा हमारे पास 2l साइन थीटा। यहाँ लगाएंगे आप 2l साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू एम जी इंटू टेन थीटा। और के कहाँ गया, के नीचे आ गया, तो के को नीचे लगा लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो के का मतलब होता है बच्चों, के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना बच्चों कि के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की वैल्यू यहाँ लगा देंगे हम लोग। तो जब आप लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर जाकर वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 4mg/l², ठीक है। देखिए 4 हो गया ये mg/l² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू टेन थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और इनटू क्या होगा, ये वाली वैल्यू के की जाएगी ना ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए बच्चों ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली इसका कंसेप्ट अगर हम समझें तो हमने क्लास 11 में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि उसी कंसेप्ट में हमने ये एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनाया है। बेसिकली क्या होता है बच्चों कि अगर कोई बॉडी है उसके पास कुछ मास होगा, ठीक है। तो उस मास जिसके पास मास है बॉडी के पास, उसके अराउंड एक फील्ड बनता है। तो बॉडी अपने मास की वजह से जो फील्ड डेवलप करती है, जो क्रिएट करती है फील्ड, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मास वी कॉल इट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है
उसके पास चार्ज है, तो वो चार्ज की वजह से एक फील्ड डेवलप करती है। उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कह सकते हैं द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बेसिकली फील्ड का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। मतलब कि चार्ज बॉडी अपने आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, जिसमें उसका एक फील्ड बन जाता है और जहां तक उसकी रेंज होगी, ठीक है, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डेवलप हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि एक सोर्स चार्ज है, इसे बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, ठीक है। तो सोर्स चार्ज है, क्यों है ये एक चार्ज, इसने अपना एक फील्ड डेवलप किया है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज है ये सोर्स चार्ज और इसकी वैल्यू काफी बड़ी होती है, माना है कि बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। तो इसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लिया है। तो अब इस फील्ड में अगर कोई और चार्ज पार्टिकल आएगा, ठीक है, अगर जैसे मैंने माना कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलता हूँ मैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस सोर्स चार्ज के आसपास कोई फील्ड डेवलप हुआ या नहीं हुआ है। तो अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और मैं इसको इसके पास लाके रख देता हूँ कुछ कुछ डिस्टेंस पे, तो ये सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर एक फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आगे मूव करेगा, रिपेल होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इसको खींचेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक तरीके से फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो इस फोर्स की कितनी वैल्यू लग रही है, कितना कितना ये फोर्स लग रहा है, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को की स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोई अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। या कह सकते हैं अ फील्ड इन विच वन चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। तो कई तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कई तरीके हैं डिफाइन करने के, अपनी तरीके से बात में कह सकते हैं आप। कंसेप्ट यही है कि एक चार्ज के अराउंड जो फील्ड डेवलप होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, और जो मास के अराउंड फील्ड डेवलप होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मतलब कितनी वैल्यू है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो है बच्चों, वो हमें ऐसा लेना है कि उसकी खुद की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू बड़ी ले ली ना आपने, तो जो सोर्स चार्ज है और जो ये टेस्ट चार्ज है, अगर ये थोड़ा बड़ा है वैल्यू में, तो ये इस सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस कर सकता है। क्योंकि हम तो केवल टेस्ट करना चाहते हैं ना भाई, टेस्ट करना चाहते हैं कि इस सोर्स चार्ज के आसपास कोई फील्ड है या नहीं है। अब ये ऑलरेडी चार्ज अब बहुत हैवी लेके आएंगे तो ये अपना फील्ड बना देगा, फिर ये इसको रिपेल कर देगा। तो हम चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। टेस्ट लेवल जब भी हम करते हैं तो बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो मैं बोला द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से हम स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। हम बोलेंगे द फोर्स, चलिए ये लिख देते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज is called electric field strength, electric field strength, ठीक है। ये यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, अब एक चीज और है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो और फोर्स भी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स, चार्ज पे तो कोई साइन आता नहीं है, चार्ज तो स्केलर है। तो फोर्स अगर वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगा। अब बात ये आती है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। आंसर है नो।
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और वैल्यू होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पर भी बच्चों डिपेंड करेगी। अभी हमने कुछ डिस्टेंस डिफाइन नहीं करी है, ये डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। हम अगर यहाँ रखें टेस्ट चार्ज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और निकल के आएगा, या रखें कुछ और निकल के आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कोई यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगी, वो अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखिए बच्चों इस फॉर्मूले को देखो, इसमें हमने बोला कि टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्मॉल चार्ज जब लेंगे ना हम लोग, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट q टेंस टू 0 f बाई क्यू नॉट, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू लिमिट q टेंस टू 0, ठीक है, f बाई क्यू नॉट। तो एक तरीका ये भी है लिखने का, क्योंकि हमने जब ये बोल दिया कि टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होता है, तो हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट का मतलब ये है कि q जो है बहुत, क्यू नॉट जो है बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और बताया था मैंने क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्यू अगर स्मॉल नहीं होगा तो फिर वो सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस कर देगा या इसको अफेक्ट कर देगा। तो हम टेस्ट चार्ज को रखकर ये बस पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, और है तो कितना है, कितना है तो फिर हम उसमें इस तरीके डिवाइड करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें एक एडवांटेज क्या मिलता है, हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है। तो अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से देखिए F कितना हो जाएगा, A इंटू क्यू नॉट। तो यहां से F हो जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय E। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप फोर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं जहां पर हमें फोर्स निकालना होगा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो चार्ज से मल्टीप्लाई करके उस पर हम फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल सकते हो, देखो बच्चों ऐसा यूनिट क्या आएगी इसकी, तो ऐसा यूनिट वो कितनी हो जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन, ठीक है, और चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। तो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसके न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशन निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखिए क्या फॉर्मूला है भाई, F बाई क्यू नॉट है फॉर्मूला। तो F की डायमेंशन लगा देंगे बच्चों आप MLT माइनस 2, ठीक है। और चार्ज की क्या होती है, कूलॉम होती है चार्ज की, ठीक है। लेकिन कूलॉम को लिखते हैं हम लोग A इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई टी होता है बच्चों। क्यू कितना होता है, I इंटू टी होता है। तो C ना लिखकर हम यहाँ पर इसको आई टी में तोड़ लेंगे, तो वी राइट I का मतलब एम्पियर हो गया, T का मतलब टाइम हो गया, तो A इंटू टी लिखेंगे, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों कितनी आ जाएगी डायमेंशन यहाँ से सॉल्व करके, तो ये हो जाएगी MLT माइनस, बल्कि देखिए यहाँ पे टी पावर 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो -2 और माइनस का 1 -3 हो जाएगा, यानी कि MLT माइनस 3 A माइनस 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा MLT माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन फाइंड कर ली, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ये एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन उसी पेंडुलम प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है। इसमें ये कहा गया है कि एक हमारे पास जो है पेंडुलम है, ठीक है, अ पेंडुलम कंसिस्टिंग स्मॉल स्फेयर हैविंग चार्ज q, मास m, placed in an uniform electric field E, acting vertically downward, find the time period of oscillation। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगाया गया है और एक पेंडुलम है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बॉब है, ठीक है, स्फेयर कह सकते हैं आप इसको। इसका चार्ज जो है वो Q है, ठीक है, Q उसका चार्ज है,
और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगा दिया गया है। एक चीज और बता दूं बच्चों मैं आपको कि इसमें आप क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, ठीक है। देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स यू हैव टू टेक इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए दोनों को एक साथ सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो देखिए बच्चों ये पेंडुलम है, ठीक है। ये दिया हुआ पेंडुलम, इसकी थ्रेड की लेंथ एल है, थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हुआ होगा, पता ही आपको पेंडुलम ऑसिलेट करता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है इस तरीके से, ठीक है। एक बार यहाँ पे राइट एक्सट्रीम, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, है ना, और इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। ये क्या कहलाती है बच्चों? मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम। तो दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये ऐसे ऑसिलेट करता है। तो ये कुछ इसका मोशन इस समय चल रहा है इस तरह का। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के वो इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की टॉपिक में इन्वॉल्व करना चाह रहा है। देखो अब क्या होगा कि अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इस स्फीयर के कंपोनेंट रिजॉल्व करें, तो देखो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बच्चों थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने अभी टॉपिक में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अभी टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, क्वेश्चन थोड़ा पहले आ जाते हैं उसके। तो अभी आपको इतना समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस उसका ये वाला एरो कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो होता है नेगेटिव और टेल होती है उसकी पॉजिटिव, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे डाउनवर्ड लगा दिया है, तो मतलब अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा। अभी पढ़ा था ना हमने कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा, तो वो फोर्स बच्चों कितना होगा? दैट फोर्स विल बी क्यू इंटू ई। भाई ई कितना होता है? एफ बाई क्यू। देखो बच्चों ई कितना होता है? ई होता है एफ बाई क्यू। तो यहाँ से एफ कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई, ठीक है। ओके, अगर हम थोड़ा सा इसको आगे रिजॉल्व कर लें, ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से जरा यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी क्या होगा? दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ठीक है, ये थीटा होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अगर इस क्यूई फोर्स का ये बेस के अलोंग एंगल थीटा है, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो यहां पर आपको फोर्स दिख रहा है, देखो यहां पर इस फोर्स क्यूई को अगर मैं यहां रिजॉल्व करूं, तो ये बेस के अलोंग क्या आएगा? क्यू ई कॉस थीटा, ये तो आएगा भाई। और इसके अलोंग ये कैसा है? ये परपेंडिकुलर है इसके, तो यहाँ कितना फोर्स आएगा? तो ये आएगा आपके पास क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। तो क्यू ई को रिजोल्व किया आपने, क्यू ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा? क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। मतलब वही पैरेललोग्राम मेथड से करेंगे हम लोग, तो इसको ऐसे दो दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्यू ई कॉस थीटा, एक क्यू ई साइन थीटा, दोनों का निकालेंगे बच्चों रिजल्टेंट, तो यही तो आएगा क्यू इंटू ई। और एक क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट का? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना? 190 बनेगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्यू ई आ जाएगा, यानी कि क्यू ई को ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर में ये सब हम काम करते चले आ रहे हैं क्लास 11 से, सबको पता है, ठीक है। तो क्यू ई को रिजॉल्व कर लिया आपने, जहां पे थीटा है बच्चों बस वो समझ लो क्यू ई कॉस थीटा होगा। थीटा जहां पे थीटा लिया गया वो बेस के अलोंग वो कॉस में जाएगा, बाकी क्या जाएगा? ये साइन में चला जाएगा आपका, ठीक है। अब जरा एक बात सोचिए, जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा। तो जब ये इधर की साइड आएगा तो इसको कौन सा कंपोनेंट खींच रहा है? तो वो खींच रहा है क्यू ई साइन थीटा। बच्चों इसका रोल नहीं है, ये तो नीचे खींच रहा है ना इसको, ठीक है। तो इसका रोल नहीं है, रोल किसका है? क्यू ई साइन थीटा का। ये कंपोनेंट इसको एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करा रहा है इसके अंदर, क्योंकि यही कंपोनेंट तो इसको इधर खींच रहा है बच्चों। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जो यहाँ फोर्स लग रहा है जिसे बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स को अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा आपके पास क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। माइनस साइन भी आता है, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यू ई साइन थीटा। अच्छा फोर्स को, अच्छा थीटा बच्चों अगर स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, छोटे एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा को बच्चों हम लोग क्या मान लेंगे? अप्रोक्सीमेटली थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा? क्यू ई इंटू थीटा। इक्वेशन नंबर इसको आप 1 मार्क कर लीजिए। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है।
अब एक फोर्स का फॉर्मूला भाई दूसरा क्या होता है, अप्लाइड फोर्स क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। तो इसको भी रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, एम ए, इक्वेशन 1 2 क्या कर रहे हैं, इक्वल करते हैं। जैसे एम ए कितना आएगा बच्चों, क्यू ई इंटू थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप थीटा की लगा दीजिए वैल्यू। देखो तो ये थीटा जो है ना यहाँ पे, देखो ये चीज मैंने जो क्या मानी है, जो आर्क है, देखो ये एंगल है, ये आर्क है और ये रेडियस है। देखो सोचो अगर ये पूरा ऐसे घूमेगा, है ना, तो ये क्या बनाएगा बच्चे, ये सर्कल बनाएगा ना पूरा। भाई देखो ये ऐसे घूमेगा ना पूरा ऐसे करके, तो ये क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो सर्कल में ये ये थ्रेड की लेंथ एल क्या हो जाएगी, ये उस सर्कल की रेडियस कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसे बोलेंगे हम अभी आर्क, क्योंकि अभी हमने केवल ये पार्ट लिया हुआ, तो ये आर्क कहलाएगा। तो एंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा यहां से देखो कितना हो जाएगा, आर्क को क्या क्या मान रहे हो, इसको कुछ मान लो बच्चों, इसको एक्स मान लो, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा विल बी एक्स अपॉन एल, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू को यहां लगा लेते हैं हम लोग। तो जरा इस पार्ट को हम रेस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक्स यहाँ से थीटा आ गया एक्स बाई एल, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमें यहाँ लगानी है, तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका Q इंटू ई इंटू एक्स बाई एल। क्या करा है मैंने, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बच्चों ए हो जाएगा आपका क्यू ई बाई एम इंटू एल इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो क्यू ई बाई एम एल है, क्यू चार्ज है, कॉन्स्टेंट ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिक्स लगाया हुआ है हमने कहीं ना कहीं। मास है बॉब का, स्फेयर का, कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं इसको हम लोग इनटू एक्स। बेसिकली बच्चों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। आपको याद होगा रिस्टोरिंग फोर्स में मैंने माइनस साइन मैंने अभी यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया था। अगर माइनस साइन लेके चलता तो यहाँ माइनस साइन भी आ रहा होता, जो कि क्लियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ए कितना आ गया, माने ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। अब ए क्या है, एक्सीलरेशन है, इसको लिख सकते हैं आप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। भाई डिस्प्लेसमेंट को एक बार करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। दो बार करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। तो लिख सकते हैं ऐसा इसको हम लोग, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन एस एच एम की है। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, तो वी कैन राइट वेयर ओमेगा इक्वल टू, देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, अंडर, यही तो है ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यू ई बाई एम इंटू एल। और ओमेगा का नाम क्या है बच्चों, ओमेगा को बोलेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमारे ओमेगा है, ठीक है। अब ओमेगा मिल गया तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था कि इसका जो है आप टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों आपका t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से t इक्वल टू 2 पाई, और देखिए बच्चों ओमेगा कितना है, ये है, तो यहाँ लगा दीजिए अंडर रूट क्यू ई बाई एम इंटू एल, ठीक है। और m इंटू एल को आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका t इक्वल टू 2 पाई, ये पहुंचेगा ऊपर, अंडर रूट एम एल अपॉन क्यू इंटू ई। ये आपके पास टाइम पीरियड का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। तो ये हमने दूसरी प्रॉब्लम, पेंडुलम प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ लिया था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर इसको सॉल्व किया है, ठीक है। बच्चे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है, is at rest in horizontal electric field of 2 into 10 power 4। ये लिखा है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी होती है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है।
नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड, यानी थ्रेड में जो टेंशन क्रिएट होगी। देखो ये पेंडुलम दिया है आपको, ठीक है, और ये बॉब हो गया, स्फेयर कैसे जो भी कह लीजिए इसको आप, और इसका चार्ज दिया है, इसका मास आपको पता है, ठीक है, 80 मिलीग्राम है। तो और इसको अभी ये दिखा रखी है पोजीशन की, यहाँ पर अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है और थीटा इसका एंगल बन रहा है। तो ये थीटा एंगल जो बन रहा है वर्टिकल के साथ, तो ये पहले ऐसे रहा होगा, फिर यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ऐसे मूव कर रहा है, तो थीटा कितना बना है ये आपको निकालना है, ठीक है। बाकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। एक चीज बड़ी बच्चों इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमें डाउनवर्ड दिया था, पर इसमें हमें हॉरिजॉन्टल दिया है, राइट साइड में दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था अभी पहले भी आपको कि जो टेल होती है वो प्लस को दिखाती है और जो एरो जो हेड होता है उसका वो माइनस को दिखाता है, ठीक है। तो अगर ये माइनस है तो इस पे देखिए बच्चों चार्ज क्यू है ना, बच्चों चार्ज कितना है इसका, क्यू है, तो पॉजिटिव चार्ज है ये, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली माइनस की तरफ जाएगा। भाई अगर मैं यहाँ पर एक बच्चों चार्ज रख दूं पॉजिटिव चार्ज, तो कहाँ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, या तो रिपल्शन होगा, तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज है, जहाँ एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके साथ जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमेशा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है। तो ध्यान रखना है इस बात को, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसलिए ये बॉब थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। अब इस पे फोर्स हमें निकालना है। तो आपको पता था, मैंने बताया था बच्चों आपको कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो यू विल राइट हियर क्यू इंटू ई, ठीक है। अच्छा जरा एक चीज देखिए बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर लूँ, ठीक है, तो देखो अगर हम टेंशन को यहाँ रिजॉल्व करें तो अगर ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये भी क्या होगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। तो टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली वही टी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा भाई, टी साइन थीटा होगा, जैसे पहले करते आ रहे हैं वही सब कुछ किया है। और वेट क्या होगा बच्चों, इसका वेट होगा mg, ठीक है। तो जरा हम इनको इक्विलिब्रियम में दोनों को सबको इक्वल कर लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है भाई, देखिए, तो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, टी कॉस थीटा, और वो किसके इक्वल आएगा, देखो नीचे क्या है mg, इक्वेशन 1। और जो ये क्या है हॉरिजॉन्टल टी साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा बच्चों आपके q इंटू ई के, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड को 1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, क्यू ई बाई एम जी, या फिर टेन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, इट इज क्यू ई बाई एम जी, ठीक है। यहाँ लगा दीजिए आप वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी रखी है हमको, 2 इंटू 10⁻⁻8, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमको 2 इंटू 10⁻4, ठीक है। मास दिया है हमको 80 मिलीग्राम, तो 80 मिलीग्राम, मिलीग्राम को लाओगे ग्राम में 10⁻⁻3, ठीक है। क्या करा बच्चे, मैंने चेंज किया है मिलीग्राम को ग्राम में, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। अभी ये ग्राम में आया है, अब जाना है किलोग्राम में, बिकॉज वी नीड टू कन्वर्ट ऑल द यूनिट इन एसआई सिस्टम। तो ग्राम में आया है, लाओगे किलोग्राम में, तो किलोग्राम के लिए क्या करोगे, 1 ग्राम में कितने होते हैं 10⁻³ किलोग्राम, तो फिर मल्टीप्लाई करिए इससे, अब किलोग्राम में आ गया। पहले बच्चों 80 मिलीग्राम से लाए ग्राम में, ग्राम को लाए किलोग्राम में, ठीक है। अब जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 ले लेते हैं जी की वैल्यू, वैसे जनरली क्वेश्चन में दी रहती है पेपर में आपको, तो आप 9.8 लेके चलिए फिलहाल, जो वैल्यू स्टैंडर्ड होती है हमारी। इस सबको बच्चों आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको जरा सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है ये, ठीक है। इसको जब बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा अप्रोक्स 0.51, ठीक है। सॉल्व करके चेक कर लेना एक बार आप, ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। अब ये टेन थीटा आ रहा है 0.51, तो अब बात है कि थीटा क्या होगा भाई, तो थीटा यहां से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0.51। अब ये वैल्यू बच्चों नहीं पता होगी आपको, ये वैल्यू कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि tan इनवर्स 0.51 की वैल्यू
जो होती है ये बच्चों 27 डिग्री होती है, ठीक है। तो 27 डिग्री आपको एंगल मिल जाएगा, ये दी रहेगी पेपर में आपको, ठीक है, टेंशन ना लें आप। नहीं दिए कोई बात नहीं, आप एज इट इज इतना ही छोड़ देना, और जहाँ पे आगे यूज करना हो तो फिर यही यही वैल्यू उठा के वहां लगा देना, अगर ऐसा नहीं पता है आपको, ठीक है। वैसे देगा वो आपको, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चों हमें निकालना है कि हमारा एम क्या है, थीटा टेंशन इन द थ्रेड निकालना है ना भाई। तो थ्रेड में एंगल आ गया है, अब टेंशन निकालना है, टी कितना है। तो टेंशन आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, इसमें भी टी आ रहा है इस इक्वेशन में, और टेंशन आप इससे भी निकाल सकते हैं भाई, इसमें भी टी आ रहा है। तो जैसा आप चाहें सेकंड से निकाल लेते हैं, है ना। तो सेकंड से निकालने के लिए यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या है, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, वैसे तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर ही कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन बच्चा हमारा। तो यहाँ से देखो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास, क्यू इंटू ई बच्चे। तो यहाँ से टी हो जाएगा आपका क्यू इंटू ई बाई साइन थीटा, ठीक है। अब Q की वैल्यू आपको पता है, चार्ज आपको दिया है 2 इंटू 10 पावर माइनस का 8, ठीक है। यहाँ लगा देंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस का 8, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 10 पावर 4, यहाँ लगा देंगे आप, ठीक है। और अपॉन में क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा भी निकाला है, साइन 27 डिग्री, ठीक है। मैं देख लूं कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, शायद आई थिंक आपको ना दिख रहा हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक दिख रहा है आपको शायद, ठीक है। यहाँ पर आ गई वैल्यू। अब क्या है कि साइन 27 कितना है ये पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो साइन 27 की वैल्यू आपको ये भी क्वेश्चन में देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि साइन 27 जो है आप ऐसे नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों साइन 27 होना चाहिए आपका, ये होता है 0.45, ठीक है। तो जब आप ये वाली वैल्यू यहाँ लगा देंगे, आप इसको यहाँ लगा देंगे आप, ठीक है। तो 0.45 से डिवाइड कर लेंगे आप इसको, ठीक है। तो जब इसको आप डिवाइड कर लेंगे, एक बार देखिए जरा चेक करके कितना आंसर आ रहा है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप। 2 इंटू 10 पावर माइनस 8, ठीक है, इंटू 2, और अपॉन लगा देंगे आप 0.45, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू 2 इंटू 10 पावर 4, बल्कि इसको चाहे तो आप 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 पावर माइनस का 4, ठीक है, अपॉन हो जाएगा साइन 27 मतलब 0.45, ठीक है। पॉइंट हटा के ऊपर वाले में जीरो आप, तो ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन 45 इंटू 10 पावर माइनस का 4, ठीक है। 45 से जरा आप 400 को डिवाइड कर लीजिए, कि 400 को डिवाइड करके क्या आता है आपका आंसर यहाँ से, ठीक है। ठीक है, 8.8 इंटू 10 पावर माइनस का 4, ठीक है। कुछ ये आपका आंसर आना चाहिए, इसको आप एक बार चेक कर लेना, और टेंशन है तो फिर ये आपका न्यूटन में ही आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 2 जीरो हमने यहाँ से बढ़ाए, ये हो गया हमारा 400, तो 8 टाइम्स तो ये कट ही जाएगा, हाँ ठीक है, कुछ अप्रोक्स ऐसी आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ये एक और एक क्वेश्चन लिया है, और पेंडुलम पर ही बेस्ड है ये। कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है, मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट किया है क्वेश्चन को।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास पेंडुलम है, जिसमें एक कोई भी एक बॉब जो कंटेन करता है पेंडुलम, तो इसको बॉब कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ मास है, इसका कुछ चार्ज है अपना। तो कह रहा है कि इस पेंडुलम को अभी जो भी ये स्टार्टिंग में ऐसे रहा होगा, ये पेंडुलम हमारा मतलब वर्टिकल रहा होगा पेंडुलम। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है आपको। तो जब ये पेंडुलम में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला, E इक्वल टू एफ बाई क्यू से आता है। E इक्वल टू एफ बाई क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो वहां से फोर्स कितना आ जाएगा आपका, Q इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम Q इंटू ई फोर्स इस पर शो करेंगे। तो किसी मोमेंट पर ये मूव करता हुआ इधर को आ गया है, ठीक है। जब ये इधर को आया होगा, तो एक बात सोचने वाली है बच्चों कि ये यहाँ से यहाँ क्यों आया होगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया होगा, एक्सीलरेट हुआ होगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ पर है, राइट डायरेक्शन में है, यानी कि हम फोर्स को इधर की साइड मानेंगे। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज है, चार्ज क्यू है, और अगर ये इधर की तरफ गया है, यानी कि यहाँ इधर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, और फोर्स कितना होता है चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू इंटू ई होता है। देखो जो मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा चार्ज जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बच्चों कौन जाता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इधर की साइड जाएगा बच्चों। तो हमने डायग्राम से समझ लिया कि साइन क्या है, तो साइन कैसा होगा इसका, साइन होगा इसका पॉजिटिव। तो हमने इसका साइन तो डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव ऑप्शन किस किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में, डी में आ रहा है, अभी भी 3 ऑप्शन में आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब फिलहाल ये सी ऑप्शन तो नहीं है इसका, ठीक है। ये तो गलत हो गया है। अब इन तीनों में से हम ढूंढेंगे कौन सा सही है, ठीक है। चलते हैं आगे, इसके साइन मिल गया हमें। अब बच्चों आते हैं कि इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, तो देखो वेट क्या होगा बच्चों, इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड, ठीक है। और टेंशन को इधर टी मान सकते हैं, ठीक है। टेंशन को बेटा रिजॉल्व करो, जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक की सारी प्रॉब्लम में यही करा है हमने, रिजॉल्व किया है हमने टेंशन को। तो ये एंगल बेटा थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और टेंशन का बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा, टी कॉस थीटा। भाई बेस के अलॉन्ग कंपोनेंट किस में होता है, कॉस में होता है, तो टी कॉस थीटा हो गया। और ये किस में होगा बच्चों, ये होगा आपका टी साइन थीटा, ठीक है। तो t का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट टी साइन थीटा। टी साइन थीटा किसके इक्वल है, q इंटू ई के। और टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। वही जो हम करते आ रहे हैं, सब कुछ वही है, सेम कंसेप्ट है बच्चों। जो मैंने स्टार्टिंग में पहले जो मैंने क्वेश्चन में कंसेप्ट लिया था, मैं सारे कंसेप्ट सारी चीजों में वही लगा चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स एक ही कंसेप्ट पे है, पेंडुलम प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ साइड में इसको, ठीक है। तो बच्चों बहुत आसान होगा, देखो टी कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, टी कॉस थीटा इक्वल आ गया आपके, ये टी कॉस थीटा इक्वल किसके आ रहा है, एम जी के। तो यू कैन राइट हियर एम जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और टी साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, क्यू इंटू ई के इक्वल आ रहा है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं इसको, कितना आएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर लो, तो टी साइन अपॉन टी कॉस कर लो, कितना आएगा, टी से टी कट जाएगा, क्या आएगा, टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा कितना आएगा बच्चों हमारे पास, क्यू ई बाई एम जी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पूछा क्या गया है हमसे, चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी हमसे क्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से क्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से बच्चों क्यू हो जाएगा आपका, नीचे 1 करते हैं इसके, ठीक है, टेन थीटा इंटू एम जी। तो यू कैन राइट एम जी टेन थीटा, और क्यू को खाली निकालना है, ई को हटाना है, तो ई को डिवाइड में ले जाओ, तो अपॉन क्या आ गया आपका, ई आ गया। तो क्या आ गया, एम जी बाई ई इंटू टेन थीटा। ये कौन सा ऑप्शन है, एम जी टेन थीटा बाई ई, बच्चों ये आ रहा है ऑप्शन बी, क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बच्चों पेंडुलम पर बेस्ड 4 प्रॉब्लम डिस्कस करी, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, वो भी हमने डिस्कस किया था बच्चों। ये बहुत बेनिफिशियल क्लास है आपके लिए, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, आपको पेंडुलम वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बच्चों आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन भी होगा जो इसी कंसेप्ट पे होगा, आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं इसको।
ठीक है? तो पूरी क्लास को अगर आपने देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करना होता है इस तरह की प्रॉब्लम को। और बच्चों ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन में भी आते हैं, ठीक है? ये हॉट्स क्वेश्चन में आते हैं बोर्ड में। बोर्ड में करीब 10% जो पार्ट होता है आपका बच्चों वो हॉट्स का होता है, ठीक है? तो उन 10% में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए। मिलेंगे बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।